नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे इस संस्करण में कि देश भर में जो व्यापक हिंसा हो रही है, उसके लिए उत्तरदायी कौन है, ज़िम्मेदार कौन है? क्या ये युवा इसके लिए उत्तरदायी हैं? क्या इनकी ज़िम्मेदारी बनती है या केंद्र सरकार की बनती है या फिर कुछ विरोधी दलों की बनती है? तो इसको फिर एक विस्तृत विहंगम दृष्टि से देखना आवश्यक हो गया है। जो हिंसा है, वो केवल एक स्थान तक सीमित नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू, अभी तक पंजाब में आरंभ नहीं हुई है। पंजाब जो है, वो पर कैपिटा हाईएस्ट इंडक्शन है वहाँ से, सेना में। और ये जो नया सिस्टम आया है, उसमें पंजाब को काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। हरियाणा को भी, उत्तराखंड को भी क्योंकि हिमाचल को भी, जम्मू और कश्मीर को भी क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं जहाँ से पर कैपिटा इंडक्शन आर्म्ड फोर्सेस में सोल्जर लेवल पे सबसे अधिक है। और संख्या के हिसाब से देखें तो संख्या के हिसाब से सबसे अधिक इंडक्शन आता है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के बाद फिर राजस्थान से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से। लेकिन चूँकि यहाँ की जनसंख्या भी बहुत अधिक है तो पर कैपिटा जो है वो कम हो जाता है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में यहाँ से सबसे ज़्यादा है। तो आप ये देख सकते हैं फिर साउथ इंडिया में सबसे अधिक तेलंगाना से है और तेलंगाना के बाद कर्नाटक से है। तेलुगु स्पीकिंग और कन्नड़ स्पीकिंग जो हैं, विशेषकर से जो आर्टिलरी रेजिमेंट्स इत्यादि हैं और जो हमारी मद्रास रेजिमेंट है, उसमें यहाँ से सबसे अधिक है। तो ये पूरा का पूरा जो हिंसा का परिदृश्य आप देख रहे हैं, वह तेलंगाना में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, हरियाणा में भी है और जम्मू में भी है। हिमाचल में भी आवाज़ें उठना आरंभ हो गई हैं और उत्तराखंड वाले अभी शांत हैं, लेकिन जैसे-जैसे ये बात बढ़ेगी, जैसे-जैसे लोगों को ये है आभास होगा कि उनकी जो विशेष स्थिति है, वो इम्पैक्ट होने वाली है, जैसे कि गोरखालैंड की होगी निश्चित रूप से। और इसमें पूरे में ये इस टूर ऑफ ड्यूटी में ये तो बताया ही नहीं गया है कि जो हम नेपाल से गोरखों को लेते हैं, उनका क्या होगा? उसके बारे में बात ही नहीं की है। तो निश्चित रूप से हिंसा का समर्थन तो कोई भी नहीं कर सकता। हिंसा निंदनीय है, हिंसा की भर्त्सना होनी चाहिए, हम उसकी भर्त्सना करेंगे, हम उसकी मज़म्मत करेंगे, हम उसकी निंदा करेंगे। लेकिन जो ये हिंसा कभी भी होती है, कहीं भी होती है, तो हिंसा को दबाया भी जाता है, हिंसा के जो है उपाय किए जाते हैं, लोगों को अरेस्ट किया जाता है, उनको पनिश किया जाता है, उनको सज़ाएँ दिलवाई जाती है, वो सब तो होगा, होना भी चाहिए। लेकिन साथ में उस हिंसा के पीछे के कारण भी देखे जाते हैं। जैसे कि जुम्मे की हिंसा होती है, तब हम उसके पीछे कारण देखते हैं, कारण जाके फिर हम वो जिहाद की मानसिकता पे पहुँचते हैं, फिर उस जिहाद की मानसिकता को उपचार हमें कैसे करना है, हम उसके बारे में विचार करते हैं। उसका जो पनिशमेंट का साइकिल होता है, उसमें लोगों को अरेस्ट किया जाता है, उनके ऊपर कड़ी धाराएँ लगाई जाती है, बुलडोज़र इत्यादि भी चलाए जाते हैं। वो उसके तात्कालिक उपाय हैं, लेकिन उसके पीछे जाके हम उसका विश्लेषण करते हैं और हम फिर जो जिहाद की मानसिकता है, जो किताबों की टीचिंग्स हैं, जो मदरसों की टीचिंग्स हैं, उसके पीछे जाके उसका इस प्रकार से विश्लेषण करते हैं। तो इसलिए ये भी आवश्यक है कि आज ये जो व्यापक हिंसा हो रही है, इसका हम विश्लेषण करें कि ऐसा अंततः हो क्यों रहा है? सबसे पहले तो अगर इस कारणों में जाएँ, तो युवा वर्ग आंदोलित होने का जो सबसे पहला कारण है, वो ये है कि सेना में, रेलवे में जहाँ पर बड़ी भर्तियाँ होती हैं, आप ये देखिए कि टोटल जो सिविलियन भर्तियाँ हैं, वो हैं 4 करोड़ और उस 4 करोड़ में से 92% जो हैं, 92% वो सिविलियन भर्तियों की बात कर रहा हूँ, वो 92% भर्तियाँ जो होती हैं, वो होती हैं किसमें?
वो होती है रेलवे में और वो होती है डिफेंस में भी। यानी डिफेंस का भी बहुत बड़ा सिविलियन कंपोनेंट है। वो पूरे सिविलियन कंपोनेंट का लगभग 12 से 15% है। और पोस्ट और टेलीग्राफ में होती है और उसके अतिरिक्त रेवेन्यू सर्विसेज में होती है। इन सब में मिला के लगभग 92% भर्तियाँ, और हाँ, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में होती है। तो इन सब में मिला के 92% भर्तियाँ जो है इस 4 करोड़ की, वो इन 5-6 स्ट्रीम्स में होती है। अब आपने डिफेंस फोर्सेस को, जो कॉम्बैट फोर्सेस है, उनको अलग करके रखा हुआ, उसमें 12 लाख और हैं जो बाकी हमारी जो 40 लाख भर्तियाँ हैं, 4 करोड़ गलत बोल गया मैं, हाँ 40 मिलियन, 4 करोड़। 4 करोड़ के अलावा लगभग 12 लाख भर्तियाँ जो है वो डिफेंस फोर्स में होती है। यानी डिफेंस फोर्सेस की ये जो 12 लाख भर्तियाँ हैं, इनके लिए ये टूर ऑफ ड्यूटी प्रोग्राम लाया गया है। पूरी की पूरी जो डिफेंस के एक्सपेंडिचर है, उसका 40% जो है वो डिफेंस फोर्सेस का सिविलियन कंपोनेंट का है। और उस सिविलियन कंपोनेंट के लिए कोई टूर ऑफ ड्यूटी नहीं लाया गया। वो किसके लिए लाया गया है? केवल सिपाहियों के लिए लाया गया है, सोल्जरिंग के लिए लाया गया है, जो आपकी कटिंग एज है, जो किसी भी युद्ध में यह निश्चित करेगी कि भारत जीतता है या हारता है। यानी कि जो आपका सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, वहां पर आपने यह प्रयोग किया है। और यह प्रयोग जो है बिना किसी पायलट के किया है। आपने किसी भी प्रकार का कोई पायलट नहीं किया, इसको कहीं जांचा परखा नहीं, सीधे किसी के दिमाग की उपज आई, कहीं से आपने इनपुट लिए और केवल ये कह के कि पेंशन हमें घटानी है। अरे भाई, पेंशन घटानी थी तो 40% पेंशन तो जा रही है डिफेंस के सिविलियन कंपोनेंट में, आप उस सिविलियन कंपोनेंट को घटा देते। उसको घटाना तो बहुत आसान है, इतने बाबू क्यों चाहिए? रोबोट्स तो वहाँ भी आ गए हैं ना, रोबोट्स आ गए हैं, कंप्यूटर्स आ गए हैं, बहुत सारे और ऐप्स आ गए हैं। उनको सबको यदि आप स्ट्रीमलाइन करते तो डिफेंस का जो सिविलियन कंपोनेंट है उसको आप आसानी से 10%, 20% घटा देते। और भी घटाना था तो कल हमने बताया था आपको, जो हमने प्रोग्राम किया था कि आपने माइनॉरिटी में, सोशल जस्टिस में, उर्दू पढ़ाने के लिए दुनिया भर के आपने खर्चे कर रखे हैं, उनको कम करके और इसे पेंशन में दे देते। यूनिट्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन कर देते। सबसे बड़ा तो ये जो सिविलियन कंपोनेंट है, इसको क्यों आपने डाल रखा है इतना बड़ा? उस सिविलियन कंपोनेंट को घटाना चाहिए आपको। खैर, तो आपने ये प्रयोग कर दिया। ये प्रयोग कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जानना आवश्यक है। देखिए, युवा वर्ग आज भी भारत में जो जिस प्रकार की नीतियाँ अपनाई गई हैं, और मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 8 वर्ष में उन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो है समाजवादी नीतियाँ। और वही समाजवाद जो ये दिखाता है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वो सरकारी नौकरियां हैं, और उन सरकारी नौकरियों के प्रति जो आकर्षण है वो इसलिए है क्योंकि एक प्रकार का नैरेटिव चलाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि भारत जो है वो एक जाति प्रधान, एक कास्टिस्ट देश है। उस कास्टिस्ट देश में सबको जो है सरकारी नौकरी लेने का अधिकार है। उसके लिए आपने तरह तरह के इंसेंटिव्स बनाए हैं, जिसमें आरक्षण सरकारी नौकरियों में, और न केवल ये सरकारी नौकरियों में, मार्केट में जितना पैसा मिलता है उससे आप 3 गुना पैसा भी देते हैं। लेकिन सिपाही को नहीं देते हैं, जो अपनी जान हाजिर करता है, जो अपनी जान हथेली पे लेके आपके साथ खून के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिखता है, उसके लिए वो नहीं है। चपरासी जो है वो ज़रूर 30,000 रुपए पाएगा, जिसका कोई काम नहीं होता, सिर्फ़ पानी पिलाना और फ़ाइल इधर से उधर ले जाना, इतना काम होता है। उसको आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, और उसका 10% यदि आप किसी सी क्लास को देंगे तो वो बड़े आसानी से वो काम कर लेगा उस फोर्थ क्लास का, कहेंगे हाँ भई हम ठीक है, हम 3+4 हो जाएँगे, कोई इसमें चिंता की बात नहीं। तो इस मानसिकता को बदलने का कोई उपाय किए बिना, यदि आप ऐसे समाज में जहाँ पर यह पूरी तरह से रचा बसा हुआ है कि सरकारी नौकरी, और वो भी परमानेंट सरकारी नौकरी ही प्रगति का एकमात्र उपाय है, और उस सरकारी नौकरी में भी जो फौज की नौकरी है, उस फौज की नौकरी में आपने उसको इतना अट्रैक्टिव पहले बनाया, पेंशन इत्यादि, यानी जो 15 साल के
नौकरी के बाद भी जो छोड़ रहा है उसको भी अगले 50 साल तक आपने पेंशन देने की व्यवस्था की, तो आप ये सोच सकते हैं कि फ़ौज की नौकरी के प्रति युवा वर्ग में कितना अधिक आकर्षण है। और यह उस नौकरी के प्रति आकर्षण है जो आप अभी तक देते आ रहे हैं, जिसको ओआरओपी के माध्यम से आपने और भी अधिक आकर्षक बना दिया है। अचानक, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के, आप ये उससे छीन लेते हैं और कहते हैं कि अब तो भई ऐसा करो, तुम 4 साल की अप्रेंटिसशिप टाइप की ट्रेनिंग करो और 4 साल की अप्रेंटिसशिप के बाद फिर तुम हम तय करेंगे कि तुम में से किसको लिया जाएगा, किसको नहीं लिया जाएगा। तो एक तरह से आपने वो पूरा का पूरा जो 80,000 से 1 लाख नौकरियाँ हर वर्ष परमानेंट नौकरियाँ जो मिलती थीं, जिनके प्रति युवाओं में इसलिए भी आकर्षण था, वो केवल देशभक्ति का जज़्बा ही नहीं था, देशभक्ति का जज़्बा तो हम में सब में है। देशभक्ति के जज़्बे के अतिरिक्त उनमें जो एक सुरक्षा की भावना अपनी परिवार के प्रति, वो स्वयं की सुरक्षा, स्वयं की जान की चिंता किए बिना अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उस नौकरी के प्रति जी जान लगा के उसे पाने के लिए मेहनत करता था। ऐसा यदि आप नहीं समझते हैं तो गोरखालैंड में कितना आकर्षण है इन नौकरियों के प्रति, कितनी मेहनत करते हैं वहाँ के युवा, इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, गूगल करेंगे मिल जाएँगी, देख लीजिएगा। और फिर इसके साथ ही साथ और एक दूसरा पहलू भी है कि एक रेजिमेंटल स्ट्रक्चर है, उस रेजिमेंटल स्ट्रक्चर के अनुसार रिक्रूटमेंट होता है। तो सबको पता है, बिहार वाले को पता है कि उसको बिहार रेजिमेंटल सेंटर जो है वो दानापुर वाला वो रिक्रूट करेगा और उसके लिए रिक्रूटमेंट मेले लगेंगे और उसके लिए वो तैयारी करता है। उसको पता है कि 5 से 6,000 नौकरियां जो हैं वो हर वर्ष बिहार रेजिमेंटल सेंटर निकालेगा और वहां से उन्हीं के बिहार और झारखंड यहां से लेगा। आप अचानक उसको ऑल इंडिया पूल में डाल देते हैं, तो वो क्या सोचेगा? उसकी नज़रिए से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। ये बड़ी-बड़ी बातें करना कि अरे! ये तो है, इससे इतना पैसा मिलेगा, ये होगा, वो होगा, 4 साल में आपको इतना पैसा लेके अरे भई! किसी को भी आप कह दो कि भई तुम कुछ मत करो, तुम ऐसा करो, तुम्हें 11 लाख रुपए तुमको देते हैं, ये काम करना, उसके बाद 4 साल बाद तुमको निकाल देंगे। किसी प्राइवेट सेक्टर वाले से करके देख लो और 11 लाख रुपए लेके फिर तुम दूसरी नौकरी ढूँढना, फिर से लाइन में लग जाना। ये ना हो पाएगा, मोदी जी, ये ना हो पाएगा। आप युवा वर्ग को पहले तो समझते थे, ऐसा हमें लगता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब कोई ऐसे कारण आ गए हैं भारत सरकार में, जिनके कारण आप ना तो इनपुट ले रहे हैं, आप इनपुट के लिए आपके आईटी सेल पर निर्भर हो गए हैं, जो आईटी सेल के जो मोस्ट नाकारा, मोस्ट अकर्मण्य लोग हैं, उनसे आप या तो ले रहे हैं या फिर जो पूरा का पूरा जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, जो मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं, उसके अनुसार जो कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी है, जिसने इसको पास किया, उसमें सीडीएस, अब तो है ही नहीं इस समय सीडीएस, असामयिक निधन हो गया जनरल रावत का और उसके बाद से सीडीएस का जो अपॉइंटमेंट है, उसको लेके उसका पूरा राजनीतिकरण किया जा चुका है। उसका राजनीतिकरण इस प्रकार से किया गया है कि ये निश्चित कर दिया गया है कि पहले इसमें सिर्फ़ 3 4 स्टार जनरल जो थे, वो इसके लिए एलिजिबल होते थे। अब आपने ऐसा महान सिस्टम लाया है, सुन लीजिएगा जो भी लोग सुन रहे हैं। आप जो सिस्टम है चुनने का सीडीएस, उसमें 3 तो 4 स्टार जनरल हैं, यानी 3 मतलब जो 3 चीफ हैं। उसके बाद जो लेफ्टिनेंट जनरल और इक्विवेलेंट यानी एयर मार्शल और जो आपके वाइस एडमिरल जो रिटायर हो चुके हैं और 65 साल की आयु तक नहीं पहुँचे हैं, वो हैं और जो इस समय सर्विंग 3 स्टार जनरल्स हैं, वो हैं। तो सर्विंग कितने हैं? 150 और जो रिटायर होके 60 से 62
की रेंज में हैं वो कितने हैं? 50। यानी अचानक आपने इस सिलेक्शन प्रोसेस को 2 से बढ़ाकर 3 से बढ़ाकर 203 कर दिया। क्यों किया? आप सब लोग बुद्धिमान हैं, आप सब समझ सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सेना का राजनीतिकरण करने के लिए किया है आपने। क्योंकि अब ये जितने भी 3 स्टार जनरल हैं, जो इस समय सर्विस में हैं, वो सारे के सारे एक ही दिशा में कार्य करेंगे कि किस प्रकार से हम चरण वंदना करते रहें, किस प्रकार से हम परिक्रमा करते रहें और उस परिक्रमा के लिए वो ढूँढेंगे भई किसकी परिक्रमा करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपने पूरा का पूरा जो सीनियर हायरार्की है, उसको आपने पॉलिटिसाइज़ कर दिया। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं बार-बार कि क्या सर्विस चीफ से नहीं देखा होगा? क्या आपसे अधिक अनुभवी जो हैं जनरल, उन्होंने नहीं देखा होगा? भाई साहब, इसीलिए तो 15 दिन पहले सीडीएस के नए रूल बनाए गए थे, जिससे उनकी देखने सुनने की क्षमता समाप्त हो जाए। नरवणे साहब, मनोज नरवणे साहब को सीडीएस बनना था, सब जानते थे। उन्होंने अपना नोट दे दिया इसके विरुद्ध, वो आउट हो गए और उसके बाद इसको एक्सपैंड कर दिया गया। आप नहीं समझते हैं कि किस प्रकार का मैसेज गया है इस आर्मी में क्या किया है? आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के साथ इन्होंने क्या किया है? और इनपुट कहाँ से आता है? क्योंकि तीनों सर्विस चीफ और सीडीएस तो कैबिनेट कमिटी सिक्योरिटी के पार्ट है नहीं, एनएसए हैं उसके पार्ट। और एनएसए के अंतर्गत कौन-कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, ज़रा सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। जो हायर डिफेंस मैनेजमेंट है वो कैसे होता है? हायर डिफेंस मैनेजमेंट में सर्विस चीफ और जितने भी उनके नीचे लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनको सबको एक साथ कॉम्पिटिशन में ला दिया गया है। नाउ दे आर ऑल कंपीटिंग फॉर सीडीएस पोज़ीशन। क्योंकि सीडीएस 4 स्टार जनरल पोज़ीशन है, 65 साल तक उसकी नौकरी है, वो आप कहें या ना कहें, वो हाईएस्ट सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर है। और उसके लिए आपने जो सर्विस चीफ्स हैं, उनको कॉम्पिटिशन में ला दिया है, उनके ही जो लेफ्टिनेंट जनरल यानी उनके ही जो कोर कमांडर्स हैं और उनके ही जो न आर्मी कमांडर्स हैं। उनके ही आर्मी कमांडर्स और कोर कमांडर्स अब उनके साथ कॉम्पिटिशन में है। दे आर ऑल इक्वल नाउ। आपने एक हायरार्किकल सिस्टम को खत्म कर दिया और उस हायरार्किकल सिस्टम को खत्म किया है। दूसरी तरफ एक एनएसए है, उनके एनएसए उस कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी के मेंबर हैं। उनके अंतर्गत एक डिफेंस प्लानिंग कमेटी है, एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है, एक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन है, एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप है, एक नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अतिरिक्त बहुत से और ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जिनमें इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि भी हैं और आईबी इत्यादि पर भी वो पूरी तरह से अपना। अब इस एक सिंगल पॉइंट से प्रधानमंत्री इनपुट लेते हैं। अब आप ये बताइए, हम और किसी बात पर नहीं जाते, हम और क्या चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में नहीं जाते, मिडल ईस्ट कनेक्शन के बारे में भी नहीं जाते, किस प्रकार से वो प्रधानमंत्री को मैनेज करते हैं उसके बारे में भी नहीं जाते। केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशनली क्या एक व्यक्ति इतने सारे इनपुट प्रधानमंत्री को देकर उनसे ये काम यदि करवाएगा, तो ये बताइए कि जो काम बीएम कौल और बीएन मलिक, भोलानाथ मलिक किया करते थे नेहरू के साथ और जिसके कारण 1962 का हमारा एक डिज़ास्टर हुआ था, हादसा हुआ था जिसमें हम बुरी तरह से चीन से हारे थे, उसमें और इसमें क्या अंतर है? उस समय भी नेहरू जी यही फ़ेवरेट प्ले किया करते थे, बीएम कौल उनके फ़ेवरेट थे, तो उन्होंने सबको नकार के उनको आगे बढ़ाना आरंभ कर दिया था। ये तो 1962 का युद्ध नहीं हारते तो बीएम कौल को वो चीफ भी बना देते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। फिर इस सिंगल इनपुट ऑर्गेनाइजेशन के बाद सीडीएस का मैंने आपको बता दिया, ये सीडीएस का कार्य कर दिया। तो सीडीएस का कार्य करने से अब किसी भी प्रकार से कोई भी, चाहे वो सर्विस चीफ हो, चाहे और कोई आपका डिफेंस का एक्सपर्ट हो जो सर्विंग है, वो हिचकिचाएगा,
उसको लगेगा कि यदि मेरी बात जो है पसंद नहीं आई, तो मेरा सीडीएस का चांस गया। मैं तो अब सीडीएस के पैनल में हूँ। 203 लोग हैं, पहले 3 लोग थे, अब 203 लोग हैं। तो साथ में फिर हमारे साथी हैं यानी आईएएस वाले, वो तो खैर ही हैं, वो तो इस सिचुएशन का आनंद ले ही रहे होंगे, बल्कि आधी से ज़्यादा सिचुएशन उन्होंने ही क्रिएट की होगी कि इस प्रकार से कर दो तो ये सारे के सारे जो हैं ये फ़ौजी ये अपनी औकात में रहेंगे ये। उनको बड़ी समस्या रहती है कि आप फ़ौजी जो है वो उनसे कई बार जो है वो प्रोटोकॉल हायर डिमांड करते हैं, तो उन्होंने ऐसी सिचुएशन बना दी है कि अब फ़ौजी सारे आपस में लड़ते रहें। लेकिन इससे देश का क्या हित होगा? आपने रेजिमेंटल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया। आर्मी को एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना दिया। आपने आर्मी का पूरा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करके ये स्थिति क्रिएट कर दी कि अब कल सुन रहा था मैं कि हम 3 गुने लोग लेंगे। अब भाई वो 3 गुने लोगों को आप पहले ट्रेन करोगे, तो 3 गुने लोगों को ट्रेन करने के लिए 3 गुना स्टाफ चाहिए। वो 3 गुना स्टाफ जो अभी आपका एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, जो आपके रेगुलर फौजी हैं, जो खास तौर से क्योंकि ट्रेन करने के लिए तो एनसीओ, जेसीओ आते हैं, उनको आप थिन डाउन करोगे, उनको यहाँ लाओगे ट्रेनिंग करने के लिए, 3 गुना बढ़ा दोगे। उनको आप कम करोगे, उससे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे और फिर इनको ट्रेन करके 4 साल में चलता करोगे। इस 4 साल में उनकी एक्टिव ड्यूटी यदि आप उनकी एनुअल लीव जो 2 महीने होती है और उनकी कैजुअल लीव जो 80 दिन होती है और उसके अतिरिक्त और चीज़ें यदि आप निकाल दोगे तो उनकी एक्टिव ड्यूटी मुश्किल से 2 साल की रहेगी और उस 2 साल के लिए आप उनको ट्रेन करेंगे और 75% को बाहर कर देंगे। इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि भारत की सुरक्षा नीति को, भारत की सुरक्षा व्यवस्था को कोई इससे बड़ा धक्का पहुंचाया जा सकता है। बाकी अभी ये चल रहा है। मैं युवा वर्ग से अनुरोध करूंगा कि भाई आप कम से कम हिंसा का सहारा ना लें और आपको यदि प्रोटेस्ट करना है तो पीसफुली प्रोटेस्ट तो किया ही जा सकता है। पीसफुल प्रोटेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप देखिए कि पीसफुल प्रोटेस्ट करके लोगों ने किसान बिल भी वापस करवा लिए। तो ये हिंसा का सहारा लेना उचित नहीं है। हिंसा का सहारा लेने से फिर आप जिस एम्प्लॉयमेंट के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं वही एम्प्लॉयमेंट आपको बाद में पता चला कि आप हमेशा के लिए डिबार हो जाएँगे। रही बात ये कहने की जो हमारे प्रवक्ता इत्यादि कह रहे हैं भाजपा के कि ये तो षड्यंत्र है विरोधी पार्टियों का। तो ये भी एक बड़ी अजीब-सी बात है कि भई विरोधी पार्टियाँ जब अचानक ये इतना स्वतः स्फूर्त गुस्सा दिखेगा, तो वो उनका धर्म है कि वो कहें और वो सही बात भी कह रहे हैं इस समय कि आपने बिना किसी ट्रायल के इतना बड़ा फैसला 200 वर्ष से चलता हुआ सिस्टम अचानक डिसरप्ट कर दिया और आप सोचते हैं कि उसका लोग विरोध भी ना करें? तो विरोध तो होगा और विरोधी पार्टियां जो हैं वो यदि देख रही हैं इतना आक्रोश पनप रहा है तो निश्चित रूप से बोलेंगी तो ही है। बाकी बोलने के अतिरिक्त उन्होंने और कुछ किया हो मुझे तो फिलहाल नहीं दिख रहा। वैसे भी आपकी जो छवि है वो इसी प्रकार की बनती जा रही है कि सीधा-साधा जो काम है, उसको सीधे-साधे तरीके से ना करके, हर चीज़ को लपेट के और उसका एक मास्टर स्ट्रोक कैप्सूल बनाया जाता है और उसका मास्टर स्ट्रोक कैप्सूल इसलिए भी बना के अचानक दिया जाता है, जिससे ये लगे अच्छा ये मास्टर स्ट्रोक आ गया। ये मास्टर स्ट्रोक के माध्यम से शासन करने की जो प्रवृत्ति है, वो अब बड़ी घातक होती जा रही है। मोदी जी को ये समझना चाहिए, ये एक पॉलिसी ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हो गई है। जब आपने पहला बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलाया था अपना नोटबंदी वाला, तो आपको याद होगा कि पूरा देश आपके साथ फिर भी खड़ा रहा था। मैंने भी उसका समर्थन किया था उस समय। हालाँकि उस मास्टर स्ट्रोक का कोई परिणाम आया हो, वो हमें नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि आप जो अपनी सफलताओं के जो लिस्ट देते हैं, उसमें भी
उसका उल्लेख नहीं करते। तो हम ये मान सकते हैं कि वो जो मास्टर स्ट्रोक था, वो भी एक फेल्ड मास्टर स्ट्रोक था। तो ये जो तरह-तरह के जो मास्टर स्ट्रोक वाली जो ये पद्धति चल चुकी है, इस मास्टर स्ट्रोक पद्धति के बजाय यदि एक पारदर्शी पद्धति हो, जिसमें सीधे-साधे गोल हों और जिसमें सीधी-सादी उसकी चर्चा हो, वृहद चर्चा हो और चर्चा हो के उसको आप लागू करें। जो वादे करके आप आए थे, उन पर तो आप कुछ कर नहीं रहे। यूसीसी आपका एक वादा है, उस पे आप कुछ कर नहीं रहे। सीएए आप लाए थे, उसको आप आज तक लागू नहीं कर पाए, इतना डर गए। वस्तुतः एक बात और भी है, ये मैं कहना भूल गया, मैं दोबारा करेक्शन करता हूँ, कि ये जो आप हिंसा देख रहे हैं, वो आपका जो लगातार रवैया रहा है, शाहीन बाग से लेकर और किसान बिल, 26 जनवरी लाल किला, पश्चिम बंगाल हिंसा, उसमें सब में जो आपका रवैया रहा है, उससे लोगों को ये लगता है कि हिंसा करेंगे तो ये वापस हो जाएगा। इसके लिए भी केंद्र सरकार स्वयं उत्तरदायी है। तो आज की जो हिंसा हो रही है, लब्बो-लुबाब ये है, सारांश ये है कि इसके लिए मैं युवाओं को 20% और केंद्र सरकार को 70% और राज्य सरकारों को 10% उत्तरदायी मानता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।